हेलो एवरीवन, आप सभी का फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के जो यूरोप में राष्ट्रवाद के अध्ययन कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के जो चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं उसके तीसरे लेक्चर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या पड़ा ना, और उसके कारण क्या हुआ। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हम लोग क्या जानना है और इसका क्या महत्व रहेगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहला आज का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होगा जो आज हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। यानी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो राष्ट्रवाद यूरोप में फैला उसका प्रभाव कैसे इटली पर पड़ा, इटली के लोगों पर पड़ा, इटली के समाज पर पड़ा और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्या रहा। और तो सबसे पहले देखेंगे इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण देखेंगे 19वीं सदी के मध्य में एकीकरण से पहले इटली एक संगठित देश नहीं था। यानी कि जब 19वीं सदी में यानी कि 1801 से लेकर और 1899 कह लीजिए ना, उन 100 सालों में नहीं, यानी 1800 से लेकर 1900 के बीच के जो 100 साल थे उसके बीच में जब किसका 19वीं सदी बोलते हैं उसको, उसमें क्या हुआ कि जब एकीकरण हुआ किसका, इटली का, उस समय उसके पहले जो इटली था वो संगठित नहीं था, एक जगह नहीं था, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। बल्कि राजनीतिक यानी कि राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक रूप से बुरी तरह से बिखरा हुआ था। यानी कि उसके पूरे इटली भर में कोई एक राजा नहीं थे, कोई एक विचार नहीं था, उनके संस्कृति अलग अलग थे नहीं, और वह बिखरे हुए थे। इसका फायदा क्या हुआ कि इसके फायदे आसपास में जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, जो साम्राज्यवादी देश थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया और उसका क्या किया। तो देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने, ठीक है, तो क्या थे, ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक ने, तो इससे केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति कहा था नहीं। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या कहा था, किसको, इटली को, और इटली को ही नहीं उसके बगल में जर्मनी था, उसको भी क्या था, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बन के रह गया था। कौन, इटली, जिसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, जिसका अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। किसने कहा था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने इटली के छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। यह सबसे बड़ा चीज था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के एकीकरण में और आगे जब हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, दोनों में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। क्योंकि इसने क्या किया कि वहां के जो छोटे छोटे राज्य थे, याद रखिएगा इटली में क्या थे कि जो छोटे छोटे राज्य थे उसको खत्म कर दिया इसने। यह जहां भी जाते थे तो वो सभी छोटे छोटे राज्यों को खत्म करके और वहां एक संगठन, संघ का निर्माण करते थे। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम, यानी कि वो नेपोलियन बोनापार्ट जिसको आप जानते हैं। ठीक है, द्वितीय और तृतीय बाद में आएंगे फ्रांस की राजनीति में। ठीक है, यह कहां के थे, फ्रांस के थे। आगे देखिए, उसने रिगाओ, फ्रेरा और बुलोनो एवं मोडेना को एक मिलाकर एक छोटा गणराज्य की स्थापना कर दी। यानी कि आपने यहां देखा कि अलग अलग जगह थे, रिगाओ, फ्रेरा, बोलोना और मोडेना को मिलाकर एक छोटे गणराज्य की स्थापना की, जो ट्रांसपर्डेन के गणतंत्र कहलाया। क्या कहलाया, ट्रांसपर्डेन गणतंत्र कहलाया। कौन, यह आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इटली पर हमला किया और उसको जीता तो उसने क्या किया कि इन छोटे छोटे राज्य को एकीकरण करके और क्या बना दिया, ट्रांसपर्डेन गणराज्य बना दिया, जो बाद में चलकर धीरे धीरे यह घटना क्या किया, इटली के लोगों में एकजुट होने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना कि हाँ हम भी क्या हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को कह सकते हो कि इटली के एकीकरण में शुरुआती अहम योगदान निभाए थे, शुरुआती दिनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला देखते हैं 1815 के बाद की इटली। याद रखिएगा 1815 वह समय था जिस साल वियना कांग्रेस हुआ। क्या हुआ, वियना कांग्रेस।
कांग्रेस, कांग्रेस हो जाएगा ना, वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक है। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद इटली कई राज्यों में बटा हुआ था। यानी कि जब नेपोलियन क्या हुआ कि नेपोलियन इटली को जीते, उनको छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर संघ बताए, पर फिर क्या हुआ कि 1815 में उनकी हार हो गई, उनकी सत्ता चली गई, उनको फ्रांस के राजगद्दी से हटा दिया गया और 1815 में वियना कांग्रेस हुआ और वहां फ्रांस नेपोलियन ने जिन जिन राज्यों को जीता था उन सभी राज्यों को फिर से बांट लिया गया, फिर से पुराने तौर तरीकों पर उनको छोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद इटली के कई राज्यों में बट गए। वियना सम्मेलन ने इटली में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किए और वियना सम्मेलन जो हुआ था उसने क्या किया कि इटली में कई ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए। तो सबसे पहला क्या बदलाव किए, लोम्बार्डी और वेनेटिया, यह दो जगह है ना, उन दोनों क्षेत्रों का, इन दोनों समृद्ध उत्तरी प्रांतों को, यह इटली के कौन सा प्रांत थे, उत्तरी प्रांतों को सीधे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में मिला दिया। यानी कि कौन कौन, लोम्बार्डी और वेटेनिया, यह दो साम्राज्य थे जिनको ऑस्ट्रिया ने अपने आप में मिला लिया। क्यों, क्योंकि यह जो दोनों क्षेत्र थे, प्रांत थे, यह ऑस्ट्रिया के सटे हुए थे और दूसरा यह समृद्ध थे। क्या थे, समृद्ध थे, यानी कि इनके पास क्या था, पैसा संसाधन अच्छा था, ठीक है, और तो उसको मिला लिया। अगला जो बना प्रमा, मोडेना और टस्कनी, इन मध्य इतालवी रियासतों को, यानी कि यह इटली के मध्य क्षेत्रों में पड़ते होंगे, कि गद्दी पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश के राजकुमारों को बैठाया गया। यानी कि ऑस्ट्रिया के कौन से, तो हैब्सबर्ग जो वहां के थे, वह राजवंश के लोगों को क्या कर दिया गया, इन सब क्षेत्रों के क्या बना दिया गया, राजकुमार या राजा कह लीजिए, बना दिया गया, ठीक है। अगला क्या हुआ कि पोप को राज्य मिल गया। अब इटली में एक जगह पड़ता है रोम, नहीं, और उस रोम को क्या कर दिया गया, तो पोप की राजधानी, राज्य बना दिया गया। तो क्या हुआ, रोम और उसके आसपास के मध्य क्षेत्रों को फिर से पोप को सौंप दी गई। इटली के क्या किया गया, इटली में जो पड़ता है रोम, कौन पड़ता है, रोम, जिसको पोप का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। रोम को क्या कहा जाता है, पोप का शहर। पोप जानते हैं, पोप क्या होते हैं, क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, ठीक है। वही क्रिश्चियनिटी के जो भी बदलाव होंगे उसकी व्याख्या करते हैं, जो भी करते हैं। तो क्या कहते हैं, पोप कौन होते हैं, तो क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु को बोलते हैं। तो क्या थे, उन रोम में उनको बैठा दिया गया और उसके आसपास के मध्य क्षेत्रों को फिर से पोप को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया, ठीक है। पोप को कह दिया गया कि आप इस पर शासन कीजिए, इससे कर वसूलिए, पैसा कमाइए और राज करिए। दो और कौन है, दो सिसिली का साम्राज्य, ठीक है। यानी कि यहाँ सिसिली, याद रखिएगा, नेप्स, यहाँ दो की बात कर रहा है, तो एक है नेप्स और दूसरी है सिसिली। यह दो जो क्षेत्र थे, द्वीप को मिलाकर बने इस बड़े राज्य को स्पेन के बोर्बोन राजवंश के राजा फर्डिनेंड, याद रखिए, फर्डिनेंड प्रथम को दोबारा सत्ता सौंप दी। यानी कि किन दो क्षेत्रों में, नेपल्स और सिसिली, इन दोनों क्षेत्रों को क्या किया गया, तो स्पेन के एक राजवंश थे, बोर्बोन राजवंश, इनके एक फर्डिनेंड प्रथम थे, उनको सौंप दिया गया। यह क्षेत्र बेहद रूढ़िवादी और आर्थिक रूप से पिछड़ा था। यानी कि रूढ़िवादी माने पुराने विचार धारा वाले लोग थे और आर्थिक रूप से क्या था, पिछड़ा था, यानी गरीब था, ठीक है। तो इसको किसको भेज दिया गया, तो यहाँ स्पेन के एक राजघराने के एक राजकुमार को, फर्डिनेंड प्रथम को। अब यह जो एक सबसे बड़ी समस्या, यही एक जो लास्ट जो साम्राज्य बना, यही सबसे बड़ा बने, ऑस्ट्रिया का गलती कहिए या जो भी कहिए, जो इटली के एकीकरण में सहायक हुए। तो अगला जो बनाया गया, पिडमाउंट सर्डिनिया का साम्राज्य। तो यह एक क्षेत्र था जो इटली के में था और इसको क्या किया, ऑस्ट्रिया ने इस पे कुछ ध्यान नहीं दिया, यानी इस पे इसका कोई बस चला नहीं। तो उसने क्या किया, केवल यही एक ऐसा राज्य था जहां हाउस ऑफ शौवे नामक इतालवी राजवंश का शासन बहाल किया गया। यानी कि
पिडमाउंट सर्डिनिया, सर्डिनिया पिडमाउंट कह सकते हैं। यहाँ यह क्षेत्र में एक ऐसा रहा जहां, इसी क्षेत्र में रहा जहां केवल इटली के एक राजवंश था जिसका नाम था कौन, हाउस ऑफ सवोए, शौवे नहीं, इसके बाद इसके राजा होंगे कौन, इतालवी राजवंश थे। यही मात्र एक था जो क्या था, इतालवी के राजवंश था, नहीं तो अन्य सभी को क्या किया था, किसी को स्पेन को कर दिया गया, 2-3 को तो ऑस्ट्रिया ने अपने आप में रख लिया, एक को दे दिया गया, किसको, पोप को दे दिया गया, यानी कि पूरे इटली को बांट दिया गया। भविष्य में इसी राज्य ने पूरे इटली की एकीकरण का नेतृत्व किया। इस बात से, इसी को आप याद रखिएगा, किसने, पिडमाउंट सर्डिनिया, यही जो राज्य होगा, ठीक है, इसी यही जो राज्य होगा, यही क्या करेगा, इटली के एकीकरण में सहायक होगा, ठीक है, क्योंकि यही जो है, जो इटली के संस्कृति, इटली के समाज से आने वाले लोगों का, यानी कि वही के राज्य वंश थे, नहीं वही तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यह लीड करेंगे किसको, इटली के एकीकरण को। एकीकरण में सहायक तत्व, यानी कि ऐसा क्या क्या रहा जो इटली के एकीकरण में सहायता रहा, तो सबसे पहले देखते हैं, इटली में कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना हुई। तो क्या हुआ कि कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था का इटली में क्या किया, स्थापना हुआ, जिसका उद्देश्य विदेशियों को इटली से बाहर करना तथा संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो कार्बोनारी नामक संस्था कहां बना, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि कार्बोनारी नामक संस्था कहां बना, तो इटली में बना। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशियों को क्या करना, इटली से बाहर करना ना, विदेशियों को इटली से बाहर करना। विदेशी का मतलब जो ऑस्ट्रिया के हैं, स्पेन के हैं, नहीं, यह जो दूसरे देश से आकर और हमारे पर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। एक बात तो था कि नेपोलियन ने जो अपना एकीकरण किया और बाद में यह लोगों ने तोड़ा, तो नेपोलियन का जो एकीकरण था लोगों को पसंद आया, और जब यह टूटा तो लोगों ने नाराजगी जताई और बाद में उसका विरोध हुआ, और वही विरोध का कारण आप समझ सकते हैं कि किस कार्बोनारी नामक संस्था का क्या हुआ, स्थापना हुआ। नहीं, गुप्त संस्था थी, याद रखिए, एक ऐसा संस्था था, गुप्त था, या दुनिया को सामने नहीं था, छुप के काम करते थे। और दूसरा जो कार्बोनारी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, संवैधानिक स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता मिले और वह संवैधानिक तौर पर हो, संविधान में उस चीज को लिखा जाए। कार्बोनारी संस्था का सदस्य मेजनी भी था। तो एक देखेंगे हम लोग, इटली के एकीकरण में एक व्यक्ति का नाम आएगा मेजनी, ठीक है। तो मेजनी क्या थे, तो सबसे पहले वह एक अपने युवा अवस्था में इस कार्बोनारी नामक संस्था से जुड़ गए, ठीक है। यह संगठन कई वर्षों तक इटली में सक्रिय रहा, और यह संगठन कई वर्षों तक इटली में सक्रिय रहा और विदेशियों को भगाने में या इटली में संवैधानिक स्वतंत्रता लाने के लिए प्रयासरत रहे। कौन, मेजनी, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण रहेंगे, काउंट कावूर, मेजनी और गैरिबाल्डी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी मेजनी के बारे में देख लेते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एकीकरण के प्रमुख नायक, याद रखिएगा, इटली के एकीकरण के 3 प्रमुख नायक होंगे, ठीक है। तो इटली के एकीकरण 3 प्रमुख नायकों की वजह से कब पूरा हुआ, 1870 में, अभी नहीं हुआ है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1820 1825 की, और स्वतंत्र जब एकीकरण कब समाप्त हुआ, 1870 में समाप्त हुआ। तो पहला नायक कौन रहे, तो मेजनी। इटली के एकीकरण में पहला नायक कौन रहे, मेजनी। दूसरा नायक कौन रहे, काउर, काउंट कावूर इनका नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा जो नायक रहे वो कौन रहे, गैरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में कितने नायक रहे, 3। पहला है मेजनी, दूसरा है काउर और तीसरा है गैरिबाल्डी। तीसरा कौन थे, गैरिबाल्डी। अब देखिएगा ध्यान से, मेजनी को मसीहा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जनता में विश्वास दिलाया कि इटली भी क्या हो सकता है, एक हो सकता है। गैरिबाल्डी क्या थे, तलवार थे, यानी कि गैरिबाल्डी ने क्या किया, राज्यों को, जो राज्य इटली के एकीकरण में बाधा थे उसके लिए युद्ध लड़ा, लड़ाइया की, छापेमारी युद्ध, जो भी उनके पास था, नहीं। तथा काउंट कावूर को राजनीतिज्ञ कहा जाता है, यानी इन्होंने क्या किया कि राजनीति की सहायता से साझेदारियां करके, गठबंधन बनाकर इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया। किसने, तो काउंट कावूर ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेजनी को मसीहा कहा जाता है, किसके,
इटली के एकीकरण के, और गैरिबाल्डी को तलवार, क्योंकि इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और इन्होंने गठबंधन बनाया, राजनीतिक गठबंधन, ठीक है, जो बाद में इटली के एकीकरण में सहायक हुए। ठीक है, अगला देखते हैं मेजनी के बारे में कि मेजनी कौन थे, क्या थे, और उन्होंने अपने जीवन में कैसे क्या किया जिससे इटली के एकीकरण संभव हो पाया। तो देखते हैं, मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1805 में। मेजनी का जन्म कब होता है? 1805 में होता है। सर्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। याद रखनी, आपने एक शहर साम्राज्य देखा था, पिडमाउंट सर्डिनिया, ठीक है, यानी कि दो जगह थे, वहां इन्होंने, उसी में एक जगह थे जिनोवा, उसी नगर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मेजनी युवा अवस्था में गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते थे। कार्बोनारी। मेजनी के जीवन का एक ही उद्देश्य था, इटली का एकीकरण, यानी कि मेजनी ने अपने जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य से बनाया, इटली का एकीकरण। यानी मेजनी अपने सर्वस्व न्यौछावर करके चाहते थे कि क्या हो जाए? इटली का एकीकरण हो जाए। ठीक है, 1830-31 में, याद रखिएगा, 1830-31 के विद्रोह में उसने भाग लिया और उसे कारावास हो गया। यानी कि जब कार्बोनारी संस्था थी जो क्या करती थी? विदेशियों को भगाना चाहती थी, संवैधानिक स्वतंत्रता चाहती थी। अब जो देश इटली को बांट के राज साम्राज्य फैलाए हुए थे, राज्य कर रहे थे, उनको तो ये बातें पसंद नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी कार्बोनारी से जुड़ा हुआ सदस्य था, जो भी विद्रोह करना चाहता था, जो भी बदलाव लाना चाहता, उसको दबाया। किसने? उस विद्रोह को क्या किया? दबाने का प्रयास किया। जैसे ऑस्ट्रिया का कह सकते हैं, ऑस्ट्रिया ने कब? 1830-31 में। ठीक है, तो इसमें भाग लिया और उनको क्या हो गया? जेल हो गया। किसको? मेजनी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, सन 1830 में, ये समय को याद रखिएगा, सन 1830 में मार्सेई में उसने यंग इटली, किसका? यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। याद रखिएगा कि जब यह विद्रोह दबा दिया गया, इटली में जो आंदोलन हो रहे थे उसको खत्म कर दिया गया, तो मेजनी ने क्या किए कि 1831 में वहां के युवकों को मिलाकर एक संगठन बनाई और उस संगठन का नाम क्या रहा? यंग इटली। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किए। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इतना पर नहीं रुके, उन्होंने यूरोप के लिए भी कहा, इन्हें यूरोप में भी राष्ट्रवाद या अन्य जो बिखरे देश है वो एकीकरण हो पाए, उसके लिए 1834 में यंग यूरोप का। तो ये आपको दो सवाल याद रखना होगा, आपसे पूछे जाएंगे, हम ऐसे एमसीक्यू जब होगा तो उसमें आपको कराएंगे, तो इसमें क्या होगा? आपके दो सवाल पूछे जाएंगे। यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना 1831 और यंग यूरोप की स्थापना 1834, यानी कि पहले यंग इटली की स्थापना हुई और बाद में यंग यूरोप का स्थापना हुआ, और दोनों किसने किया? मेजनी ने किया। नामक संस्था गठित कर यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। यानी कि यंग इटली को तो इटली के एकीकरण के लिए बनाया, पर यंग यूरोप की स्थापना जो किया ना, उसके पीछे क्या पर्पस था कि उससे क्या हो जाए कि यूरोप में अन्य, जैसे जर्मनी का एकीकरण चल रहा है, उधर आपका कई अन्य देश थे जो बड़े देशों से आजाद होना चाहते थे, तो वहां आंदोलन चल रहे थे, तो उसको भी प्रभावित किया, उसको भी प्रोत्साहित किया कि तुम भी अलग हो जाओ, तुम भी अपना एक नया राष्ट्र बनाओ। नहीं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए किसका स्थापना किया? यंग यूरोप का। यंग यूरोप के सदस्य युवा थे, ये तो नाम से ही जाना जाता है कि यंग यूरोप का क्या थे? सदस्य युवा थे। मेजनी ने जनार्दन, जनता और इटालवी का नारा दिया, यानी कि जनता, जनार्दन और इटली का नारा दिया कि मतलब जो भी यहाँ लोग रहेंगे वो कैसा रहेंगे? इटालवी, मतलब इटली वाले लोग इटली में रहे, शासन भी इटली वाले ही करे, बाहर से लोग आकर शासन न करे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे जो नायक रहे इटली के एकीकरण के, जो दूसरे नायक रहे उनका नाम रहा काउंट कावुर। काउंट कावुर, यह एक राजनीतिज्ञ समझ लीजिए, यह कूटनीति में महारत हासिल था इनको, यह गठबंधन करना चाहते थे, राजनीतिक संबंध, राजनीतिक समझौताएं किए इन्होंने।
काउंट कावूर का जन्म 1819 में हुआ था, यानी कि मेजनी से छोटे थे ना। मेजनी का जन्म 1805 में होता है। 1800 के कब होता है? 5 में। मेजनी का जन्म होता है 1805 में और काउंट कावूर का जन्म होता है 1819 में होता है। 1850 में कावूर सर्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल, याद रख लीजिएगा, एक जो हमने साम्राज्य पढ़ा था सर्डिनिया पिडमाउंट, नहीं तो उसके उसी के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल, नहीं कि कृषि, व्यापारिक और नौसेना शक्ति का मंत्री बने। कौन? कावूर। 1850 में, नहीं, काउंट कावूर सर्डिनिया पिडमाउंट के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल, उन्होंने जो काउंट कावूर को क्या बनाया? अपना कृषि मंत्री, नहीं, और व्यापार का मंत्री और नौसेना शक्ति यानी कि जो नेवी थी ना उसके मंत्री को बनाया। किसको? काउंट कावूर को। किसने बनाया? विक्टर इमैनुअल, एक राजा थे, किस क्षेत्र का? सर्डिनिया पिडमाउंट का। 1852 में यह प्रधानमंत्री बन गए, 50 में वह एक मंत्री बने और बाद में वो क्या बन गए? 52 तक वो प्रधानमंत्री बन गए, नहीं, क्योंकि यह लोगों के साथ अच्छे संबंध बना लेते थे। उसने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया, क्योंकि वह कौन सा मंत्री थे? व्यापार मंत्री थे। और वाणिज्य व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए विशेष प्रबंधन किए। ठीक है, वाणिज्य व्यवस्था मैंने धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाया। किसने? काउंट कावूर ने। ठीक है, गैरिबाल्डी अगला जो व्यक्ति है, तीसरे जो नायक रहे वो गैरिबाल्डी रहे। गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में होता है, यानी कि यह मेजनी से छोटे और काउंट कावूर से थोड़ा सा बड़े थे। ठीक है, 2 साल क्या, मैंने मेजनी से 2 साल छोटे और काउंट कावूर से लगभग 12 साल बड़े थे। यह पेशे से एक नाविक थे। यह सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि पेशे से नाविक कौन था, या गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। मेजनी और कावूर के समान वह भी एक महाराष्ट्रवादी थे। जैसे जैसे कौन थे? मेजनी थे और कौन थे? कावूर थे। उसी प्रकार यह भी राष्ट्रवादी थे, यानी इटली के एकीकरण के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। वह एक महान लड़ाकू थे और तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहते थे। इसीलिए इनको कहा गया, इटली के एकीकरण का क्या कहा गया? तलवार कहा गया, क्योंकि यह जो एकीकरण करना चाहते थे युद्ध के दम पर, यानी कि जो देश छोड़ के नहीं जाना चाहता था उसे यह युद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे थे तलवार के दम पर। 1833 का समय है, ईस्वी में वह मेजनी के सहयोग से इटली में एक गणराज्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र कर रहे थे। क्योंकि मेजनी क्या होते हैं? यंग इटली की स्थापना कर चुके हैं, नहीं तो यंग इटली की स्थापना कर चुके हैं, तो वह अन्य भी क्रांतिकारियों का सहयोग करेंगे। तो उन्होंने किसकी सहायता किया? गैरिबाल्डी का। और गैरिबाल्डी ने क्या किया? इटली में एक स्वतः गणराज्य स्थापित करने का क्या किया? षड्यंत्र रचा, यानी कि जो लोग क्या थे, समझ लीजिए कि गणराज्य मतलब मिलकर एक संगठन, मैंने सभी छोटे छोटे जगह मिलकर एक बड़े देश का, एक बड़े राज्य का क्या करना? निर्माण करना, जिसके प्रमुख कौन हो? कोई चुने हुए व्यक्ति हो, नहीं। सरकार को इसका पता चल गया कि क्या करना है, गैरिबाल्डी षड्यंत्र रच रहे हैं, यानी कि वह देश मान जो जो अलग अलग सत्ताएं जो शासन कर रही थी इटली पर, उनको पता चल गया और वो क्या किए? और वह कैद कर लिए गए। मैंने कौन? गैरिबाल्डी को जेल में डाल दिया गया, पर वह वहां से कैद से भागकर अमेरिका चले गए। माने वह क्या हुआ कि कैद से वहां से भाग गए और भाग के कहां चले गए? अमेरिका चले गए। ठीक है, 1848 में वह फिर इटली लौटे। यह याद रखिएगा, 1848 में इसलिए लौट पाए क्योंकि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की गद्दी को बदला, प्लस में मेटरनिक युग का खत्म किया। तो मेटरनिक युग खत्म होते ही ऑस्ट्रिया की भी शक्ति कमजोर होने लगी, ऑस्ट्रिया के भी पकड़ कमजोर पड़ने लगा, नहीं तो यहां से क्या हुआ कि यह सब मौका का फायदा उठाकर 1848 में कौन लौट आए? तो गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कहां? इटली लौट आए। ठीक है, कब? 1848 में। चलिए अगला क्या है? इटली के एकीकरण का प्रथम चरण क्या हुआ? समाप्त होता है इसके कारण। अब देखिए क्या देखते हैं,
काउर का विश्वास था कि इटली का एकीकरण पिडमाउंट सर्डिनिया यानी सर्डिनिया पिडमाउंट जो क्षेत्र था उन्हीं के नेतृत्व में संभव है, क्योंकि वही एक साम्राज्य था, वही एक प्रांत था, वही एक राज्य था ना, जिसके राजा इटली से थे। अन्य सभी राज्यों को, अन्य सभी क्षेत्रों पर दूसरे दूसरे देशों के माने लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। काउर को यह भी लगता था कि ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व को समाप्त करके ही इटली का एकीकरण हो सकता है। यह भी बात सही है। अगर उस क्षेत्र में ऑस्ट्रिया सबसे बदमाश बच्चा था, ठीक है, वो क्या करता था, किसी को अस्थिर नहीं रहने देता था और सब पे अपना प्रभाव बनाना चाहता था, ठीक है। तो वह क्या किया, तो काउर का मानना था कि ऑस्ट्रिया को शांत करना है, सबसे पहले बोल्ड किसको करना है, आउट कर देना है। किसको कर देना है, ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को आउट करके हटाइए पहले ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, जीतेंगे। कोई मैच को जीतने से पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि उस टीम का सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन है, उसको पहले गेम से बाहर करना है। तो अभी अगर इटली का एकीकरण करना है तो किसको बाहर करना होगा, ऑस्ट्रिया को बाहर करना होगा, ठीक है। कहां से, तो कि उनके बाहर करने का मतलब खत्म नहीं हो जाना, मतलब उनके शक्तियों को कम कर देना, ठीक है। 1854 में, यह याद रखिएगा, ईस्वी में क्रीमिया युद्ध छिड़ गया, यानी कि क्रीमिया युद्ध, ठीक है, 1854 में, जो चला 53 से 56 के बीच में। देखिए यहाँ टर्म यह है कि क्रीमिया युद्ध कब से चला, 53 से 56 के बीच में। युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन में काउर ने इटली की दुर्दशा के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेवार ठहराया। याद रखिएगा कि देखिए क्रीमिया युद्ध हुआ और क्रीमिया युद्ध में काउर ने चालाकी दिखाई, उसने बिना मांगे सहयोग दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुझे ऑस्ट्रिया या अन्य किसी को हराना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, दूसरे का सहयोग। और सहयोग कैसे मिलेगा, जब हम देंगे, क्योंकि बिना फायदा का तो कोई मदद नहीं करने वाला है। तो उन्होंने क्रीमिया युद्ध में सहयोग दिया, ठीक है, फ्रांस का नहीं, तो इसमें वो जीत हुआ। और जीत के बाद क्या हुआ, पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। आया युद्ध के बाद होता है ना कि हाँ लड़ाई हुआ तो चलिए अब क्या होता है, कौन कहाँ रहेगा, इसके अधिकार क्षेत्र को बांट दिया जाता है, नहीं, मैंने समझ लो कि विजेताओं के बीच में अगर कोई जीता है तो जीतेगा तो उसके लिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए चाहिए ना मेडल उडेल, तो वह मेडल बांटने के लिए क्या दिया जाता है, शांति सम्मेलन होता है। और युद्ध के बाद ऐसा होता है कि हमने जीता तो चलो दूगो राज्य हमरा के दे दो, दूगो क्षेत्र मुझे दे दो, ठीक है, तो हुआ। पर उस सम्मेलन में काउर ने थोड़ा सा चालाकी किया और क्या कर दिया उन्होंने उसमें, उस मीटिंग में जहां सब लोग आए हुए थे, उसमें उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ इटली में जो भी व्यवस्था खराब है, स्थिति खराब है, दुर्दशा है, उस सभी दुर्दशा के कारण कौन है, तो है ऑस्ट्रिया। कौन है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जिम्मा ठहरा दिया, ठीक है। काउर का विश्वास था कि क्रीमिया के कीचड़ में ही नवीन इटली का निर्माण हो सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया जब कहीं युद्ध में फंसेगा ना, या ऑस्ट्रिया से मुझे कभी युद्ध करना होगा तो हम किसी के सहायता किए होंगे तब ना कोई मुझे सहायता करेगा। याद रखिएगा, यही गुटबाजी बाद में वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा, विश्व युद्ध का कारण बनेगा। इसके यही सब आधार है जिसके बाद क्या हुआ, दुनिया में वर्ल्ड वॉर लड़े गए, ठीक है, क्योंकि गुटबाजी कि हम उसकी सहायता करेंगे तो जब हम युद्ध करेंगे तो मेरी सहायता करने आएगा, नहीं। इसके लिए सबसे ज्यादा नाम याद रखा जाता है प्रसा के चांसलर बिस्मार्क को। बाद में आप पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में प्रसा के बिस्मार्क के बारे में, तो याद रखिएगा वो गुटबाजी का मैंने समझ लीजिए कि गॉड फादर था अगला। वो क्या करता था, गुटबाजी करने में सबसे आगे था, और उसी के किया हुआ गुटबाजी बाद में जाकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया के साथ बाद में जाकर समझौता किया हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर के साथ, नहीं, और बाद में जाकर बहुत सारा समस्या करा हुआ। तो याद रखिए किसने, काउर कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्रीमिया के कीचड़ में ही क्या हो सकता है, नवीन इटली का निर्माण हो सकता है। यानी कि जब तक इस युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे, मदद नहीं करेंगे, तो जब हमको मदद की जरूरत होगा तो कोई नहीं करेगा। तो यही मौका है जिसमें हम शामिल होंगे और बाद में हमको मदद मिलेगी। कब, जब हम ऑस्ट्रिया को क्या करेंगे, आउट करना है, यानी कि उसके शक्तियों को कम करना है। कहां से, इटली में से, ठीक है। याद रखिएगा दूसरा चरण, एकीकरण का दूसरा चरण क्या होता है, तो याद रखना इटली के एकीकरण का दूसरा चरण गैरिबाल्डी ने पूरा किया। किसने पूरा कर रहा है, यहाँ दूसरा चरण कौन पूरा करता है, गैरिबाल्डी करते हैं। नहीं, कैसे करते हैं, तो देखिए तलवार के दम पर।
उसने युवकों को एक सशस्त्र टुकड़ी गठित किया, यानी कि जो भी इटली में युवक जो चाहते थे कि क्या हो, इटली का एकीकरण हो ना, हम एक हो ना, हमको एक राष्ट्रीय पहचान मिले, तो उन्होंने उनके मिलाकर और एक सशस्त्र हथियार वाला, माने जो युद्ध कैसा लड़ता, युद्ध की प्रवृत्ति, सशस्त्र माने हथियारों की सहायता से, शस्त्र से नहीं, शास्त्र से नहीं, शस्त्र की सहायता से विद्रोह करता, तो उस टुकड़ी का गठन किया। याद रखिएगा उस टुकड़ी का नाम था लाल कुर्ती, ठीक है। तो तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो गैरिबाल्डी ने। किसने किया, गैरिबाल्डी ने, ठीक है। तो लाल कुर्ती कहलाते थे, ठीक है। उसने इसकी सहायता के लिए 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित किया। सॉरी, इसकी सहायता से गैरिबाल्डी ने क्या किया, इस लाल कुर्ती सेना बनाई, इसमें लोग जुड़े। ये तो बात है, क्योंकि वह सेना किसी राज्य से धन हड़पने के लिए नहीं, एक राज्य को इकट्ठा करने, एक देश के निर्माण के लिए बनाई गई थी। तो बहुत सारे युवा जुड़े उनसे, और उसकी सहायता से उसने क्या किया, नेपल्स ना, नेपल्स और सिसिली दो क्षेत्र थे, उसमें से नेपल्स के राजा को क्या कर दिया, इन्होंने हरा दिया। कब, 1860 में, ठीक है। उसके बाद सिसिली की राजधानी क्या थी, सिसिली की राजधानी पोलेर्मा पर विजय हासिल कर लिया, क्योंकि वो राजा हारेगा तो राजधानी तो छोड़ना हार ही जाएगा ना। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल ने प्रतिनिधित्व के रूप में सत्ता संभाली। याद रखिएगा, यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, यही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी देश को एकीकरण है, इकट्ठा करना है, आजादी सफल होना है, तो उसमें लोगों को निस्वार्थ भाव से मेहनत करनी पड़ती है। सफलता इसी तरह नहीं होता है, आज के जैसे हमारे यहाँ नेताओं के जैसा नहीं या जो भी कह लीजिए, आजादी निस्वार्थ भाव से जब आंदोलन होगा तभी जाके होगा। यहाँ सीखने को मिलता है इनसे। कैसे, तो इन्होंने जब नेपल्स को जीता, तो जीतने के बाद यह वहां का राजा बन सकते थे, पर इन्होंने यह राजा नहीं बने। इन्होंने किसको राजा बनाया, तो याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल को। किसको बनाया, विक्टर इमैनुअल, वही सर्डिनिया पिडमाउंट के राजा को बना दिया। यह सत्ता नहीं चाहते थे, बस एकीकरण चाहते थे। यही तो सबसे बड़ा चीज है, यही योगदान इटली के एकीकरण में रहा। नहीं तो कई ऐसे प्रयास हुए होंगे, वह सर्डिनिया भी प्रयास किए होंगे एकीकरण के, नहीं कर पाए, क्योंकि याद रखिए, किसी को जोड़ के रखने के लिए वह गोंद चाहिए, जो त्याग ही है जो उस गोंद को बनाए रखा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस नेपल्स को जीतने के बाद नेपल्स को किसको दे दिया, तो विक्टर इमैनुअल को दे दिया, और वहां के वो राजा नहीं बने। अगला 1862, यह साल याद रखिएगा, ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, यानी कि रोम जहां पोप रहते थे उस पे हमला करने का योजना बनाया। उन्होंने योजना बनाई कि क्या करेंगे, रोम पर हमला करेंगे और पोप को हटा देंगे, पोप को बेला देगा ना। दक्षिण इटली के जीते हुए राज्य को बिना किसी संधि के विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ये बात सही है, दक्षिण इटली में जितने भी राज्य किसने जीता, गैरिबाल्डी ने जीता, वो सबको राजा किसको बनाते गए, देते गए, और सबकी राजा किसको बना दिया, विक्टर इमैनुअल को बना दिया। क्योंकि जानते थे कि चलिए हमको राज्य नहीं करना है, हमको बस इटली का एकीकरण चाहिए, और जो राजा है उसी को राज्य बने, एक राजा रहे, नहीं तब ना एक देश का निर्माण हो पाएगा। नहीं तो अलग अलग राजा बनने लगेंगे तो फिर एकीकरण कहां से संभव हो पाएगा। विक्टर इमैनुअल ने गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में के शासक बनने का प्रस्ताव दिया, किंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया तथा अपने सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम पर समर्पित करके साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगे। आपने देखा, त्याग नहीं, उन्होंने क्या किया कि राजा बनने से इनकार कर दिया और सब संपत्ति राष्ट्र को दान दे दिया कि क्या करिए, यह संपत्ति लीजिए, जिसको मैंने युद्ध के बदल पर या जैसे हमने अर्जन किया है इसको लीजिए और सब में कर दीजिए, इसको जन कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। विक्टर इमैनुअल को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया। किसने, गैरिबाल्डी ने, कि पूरे अगर इटली संयुक्त होता, इकट्ठा होता, उसके राजा कौन होंगे, विक्टर इमैनुअल।
पिडमाउंट सर्डिनिया का नाम बदल के इटली राज्य कर दिया गया। जो राज्य अब तक पिडमाउंट सर्डिनिया सर्डिनिया पिडमाउंट के नाम से जाना जाता था, उसको बदल के और अब उसका नाम क्या कर दिया गया, इटली, क्योंकि अब वह अन्य क्षेत्रों को भी मिला दिया गया था उसमें, और मिलाकर एक बना और उसका नाम क्या पड़ा, इटली पड़ा। और इसके राजा कौन बने, तो विक्टर इमैनुअल बने। याद रखिएगा, समझे। और यहां से दूसरा चरण पूरा होता है। इटली के एकीकरण का तीसरा और अंतिम चरण यही है, जो अब इनका अंतिम चरण चलता है। अब इसके बाद इटली का एकीकरण सब पूरा हो जाएगा। वेनेशिया और रोम पर अब भी क्रमशः ऑस्ट्रिया और पोप का राज तथा शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभी भी कुछ क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया और पोप का उस पर क्या था, कब्जा था। नहीं तो उसमें क्या हुआ कि प्रसा ने 1870 में रोम पर आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा, अब यहाँ खेल समझिएगा कि प्रसा यानी कि जर्मनी वाला, जर्मनी को जो एकीकरण के लिए इधर सर्डिनिया पिडमाउंट बड़े राज्य के क्षेत्र में बड़ा राज्य है जो एकीकरण के लिए प्रयासरत है, और उधर प्रसा है जो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयासरत है। तो उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ने के लिए, जो भी कहिए उससे युद्ध लड़ने के लिए क्या किस पे हमला कर दिया, रोम पर हमला कर दिया। कब, 1870 में। ठीक है, और यह हमला मौका दे गया किसको, विक्टर इमैनुअल को कह सकते हैं। फ्रांस ने रोम से अपनी सेना बुला ली। फ्रांस ने किससे सेना बुला ली, रोम से। और फ्रांस से कौन लड़ रहा था, प्रसा। कौन सा युद्ध, सेडोन का युद्ध। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में तो वहां देखेंगे। और यह मौका किसको मिल गया, तो याद रखिएगा कि एक दूसरे का सहायता करके चल रहे थे कि हम युद्ध लड़ेंगे नहीं, और उससे फायदा दूसरे को हो रहा था। इसका फायदा उठाकर इमैनुअल ने रोम पर आक्रमण कर उस पे अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि उसने क्या किया, रोम पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, और रोम को स्वतंत्र और संयुक्त इटली की राजधानी बना दी गई। यानी कि स्वतंत्र, जो इटली अब स्वतंत्र होगा और एकीकरण होने के बाद इटली नाम पड़ा, उसकी संयुक्त राजधानी किसको बना दिया गया, तो रोम को बना दिया गया। किसको बना दिया, रोम, जहां कौन रहते थे, पोप रहते थे। तो और इस सभी युद्ध, सभी संयंत्रों, सभी गठबंधन, सभी के साथ क्या हुआ, इटली का एकीकरण हो गया। नहीं तो आपने देखा कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ, इसमें किसने अहम योगदान निभाए, 3 व्यक्ति थे ना, 3 महापुरुष कह सकते हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में निभाया। तो सबसे पहले कौन थे, मेजनी, उसके बाद आते हैं गैरिबाल्डी, और उसके बाद काउंट कावूड। नहीं, यह सब मिलकर और इटली के एकीकरण करते हैं। ठीक है, अगले हम लोग क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, और इसके साथ यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आगे हम लोग अन्य वीडियो करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, सहायता हो रहा हो मेरे इस वीडियो से, नहीं तो आप आगे सहयोग बनाए रखें। नहीं, और इस चैनल पर हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए सभी विषयों का, सभी जैसे विज्ञान कभी नहीं हो रहा है उसके भी वीडियो जल्द से जल्द लाने का हम लोग प्रयासरत हैं। और कोशिश करेंगे कि आपके 10वीं के एग्जाम के में जो भी सहायता कर सकें हम लोग करेंगे। नहीं, इसी के साथ आज इस वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू।